हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमआईएस बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, आज हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 8 जीएस पेपर 1 करेंगे। हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है कि कंपोस्टिंग उचित तरीके से खोदे गए गड्ढे में अपघटन योग्य ठोस अपशिष्ट को निम्नीकृत करने की प्रक्रिया है। लैंडफिलिंग निम्न भूमि क्षेत्रों में अपशिष्ट या अन्य पदार्थों की डंपिंग और उसे मृदा से ढकने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। भस्मीकरण में शुष्क ठोस अपशिष्ट को हानिकारक गैसों के उपचार की उचित व्यवस्था के साथ बंद कंपोस्ट कंपार्टमेंट में सुरक्षित रूप से दहन किया जा सकता है। तो इसमें जो कथन है वो तीनों के तीनों बिल्कुल सही दिए गए हैं कि ठोस अपशिष्ट का जो हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, खाद बनाकर कर सकते हैं ना, कंपोस्टिंग करके। लैंड फिलिंग, जैसे मतलब खेतों में खाद डालते हैं, मतलब मिट्टी की जगह पे नहीं डाल देते हैं, ऐसे करके भस्मीकरण करके यानी जलाकर। तो तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। इसका हमारा आंसर रहेगा सी, यानी सभी तीनों। हमें ये बताना था कितने सही हैं, तो तीनों के तीनों इसमें बिल्कुल सही हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें कथन दिया गया है, यह केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। सेकंड है, ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के कारण होती है। ये तो बिल्कुल सही है। सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होती है तभी अम्लीय वर्षा होती है। ये सही है। ताजमहल की सतहों पर परतों के निर्माण का एक कारण इसी क्षेत्र में होने वाली अम्लीय वर्षा है। ये भी सही है। तो इन्होंने पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो मैंने आपको कहा है कि सेकंड और थर्ड तो सही है, यानी गलत कौन सा है? 1। तो इसमें केवल एक, इसमें ए आंसर रहेगा। सेकंड का आंसर रहेगा ए, यानी केवल एक गलत है। ये तो बताना भी नहीं कौन सा गलत है, ये बताना है कितने गलत है। तो इसमें केवल एक गलत है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, इसके तहत तलाक से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जो केवल हिंदुओं पर लागू होता है। केवल हिंदुओं पर, ये गलत है, क्योंकि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख ये चारों धर्मों पर लागू होता है। तो फर्स्ट हमारा गलत है इसमें। पक्षकार को अपनी याचिका वापस लेने के लिए 6 महीने का समय देना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। आपसी सहमति से तलाक की याचिका विवाह के 1 वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दो कथन सही हैं। हमें बताना है कि कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सेकंड और थर्ड सही है, यानी आंसर हमारा रहेगा सी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बिजनेस रेडी यानी बी रेडी प्रोजेक्ट एक पहले किसने शुरुआत की है बी रेडी प्रोजेक्ट की? तो ये शुरुआत की है विश्व बैंक ने। किसने शुरुआत की है? विश्व बैंक ने। तो 4 का हमारा आंसर रहेगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंबाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंबाला क्या है? यह दलदल और कीचड़ से युक्त धान के खेतों में होने वाली एक परंपरागत भैंसा दौड़ है। बिल्कुल सही है ये। मुख्य रूप से इसे कर्नाटक और मैसूर के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। गलत है, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र, मैसूर इन क्षेत्रों में तो इस पर रोक लगाई गई है। अभी ये इसको जो है रोक लगा दी गई है इस खेल पर। तो इसमें फर्स्ट सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो हम कहेंगे केवल 1, यानी 5 का हमारा आंसर रहेगा ए। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, नाइट्रोजन प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिए गए हैं, इसके संदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग नाइट्रोजन प्रदूषण में वृद्धि करता है। ये भी सही है। अगर हम नाइट्रोजन उर्वरकों का अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे नाइट्रोजन प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये भी सही है। खेतों से जल निकायों तक नाइट्रोजन का अपवाह यानी सुपोषण यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है। तो इसमें तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। आंसर हमारा रहेगा सी, यानी सभी तीनों। इसमें पूछा गया है कितने सही हैं, तो सभी तीनों। सेवंथ हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जैवोपचारण शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जैव उपचारण, यह एक ही पोषक स्तर के भीतर सूक्ष्म जीवों के शरीर के कुछ ऊतकों में किसी पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है।
ना, ये गलत है। यह पर्यावरणीय स्थिति में सुधार और पुनर्प्राप्ति हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक अभिकर्मकों का अनुप्रयोग करता है, ये सही है। बस हमें सही मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें कूट में दिया नहीं गया है ना ए बी सी डी ऐसे, तो इसमें एक को ही हमें सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो बी है वो इसको सही तरीके से इसका वर्णन करता है जैव उपचारण का। 7 का हमारा आंसर रहेगा बी। 8th क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 और ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किए गए थे? वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ही ये दोनों जो अधिनियम हैं इनको अधोसूचित किया गया था। तो 8 का हमारा आंसर रहेगा बी। 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 का संबंध है किससे है? संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग हेतु की गई संविदाओं से, संघ और राज्य की आधिकारिक भाषाओं से, नो, भारत में उच्चतम न्यायालय की पीठ से, नहीं, संघ लोक सेवा आयोग के गठन से। इसका हमारा आंसर रहेगा ए, संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग हेतु की गई संविदाओं से इसका संबंध है, अनुच्छेद 299 का। 10th हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम हुआ? यानी जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो कदम उठाए गए थे सरकार की तरफ से, जो प्रयास किए गए थे ग्लोबल लेवल पर, उसमें से सबसे पहले कौन सा प्रयास किया गया था? हमारा साझा भविष्य शीर्षक से बर्टलैंड रिपोर्ट, नहीं। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, नो। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाने, नहीं, ये तो भी किया गया। तो इसका हमारा आंसर रहेगा मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सबसे पहले ये पहल की गई थी, जो प्रयास किए गए थे सबसे पहला प्रयास था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। 10 का हमारा आंसर रहेगा सी। 11th क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवायवीय अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सेकंड है अवायवीय अपघटन से खरपतवार के बीज और अपशिष्टों में मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो 11 का हमारा आंसर रहेगा कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी आंसर रहेगा सी 1 और 2 दोनों। 12th क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो अब आपराधिक फिंगरप्रिंट की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है। नहीं, ये एप्लीकेशन नहीं है। इसके तहत किसी अपराध हेतु गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 10 अंकों का एक विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसका प्रबंधन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका हमारा आंसर, इन्होंने पूछा कितने सही है, ये नहीं बताना कौन से सही है, कितने सही है, तो इसमें 2 सही है, हम बोलेंगे केवल 2 यानी बी। 12 का हमारा आंसर रहेगा बी। 13 है डी, डोडो कैका थाइलेसिन ऑस्ट्रेलर सी काऊ है। क्या है डोडो कैका थाइलेसिन ऑस्ट्रेलर सी काऊ? क्या है ये? आक्रामक प्रजातियां, अफ्रीका के लिए स्थानिक प्रजातियां, समुद्र स्तनधारी प्रजातियां, या फिर विलुप्त प्रजातियां? ये हैं विलुप्त प्रजातियां। डोडो कैगा थाइलेसिन और स्टेलर काउ चारों की चारों क्या हैं? विलुप्त प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। 14 हमारा क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को प्रारंभिक से नवीनतम तक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैव विविधता संरक्षण प्रयास यानी पहले कौन सा प्रयास किया गया था जैव विविधता संरक्षण के लिए, बाद में कौन सा, क्रम के अनुसार हमें इनको लगाना है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्ट्रो लेपर्ड, प्रोजेक्ट हंगुल। देखो सबसे पहले किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, इसमें सबसे पहले आएगा प्रोजेक्ट हंगुल।
प्रोजेक्ट हंगुल के बाद हमारा आएगा प्रोजेक्टो एलिफेंट। हाँ, 3 और 1 दो में दिए गए हैं, 3 और 1 पहले, जैसे मैंने बताया कि आपको पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा। अब देखते हैं 2 या 4। एशियाटिक लोयन रिंड्रक्शन प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, थर्ड नंबर पे आएगा एशियाटिक लोयन रिंड्रक्शन प्रोजेक्ट 4, और फिर आएगा 2 यानी प्रोजेक्ट स्ट्रो लेपर्ड। हमारा आंसर रहेगा सी यानी 3, 1, 4, 2। सबसे पहले आएगा 3, फिर 1, फिर 4 और फिर 2। 15 हमारा क्वेश्चन है, ई अपशिष्ट में निम्नलिखित हानिकारक पदार्थों में से कौन सा या कौन से पाए जाते हैं। ई अपशिष्ट में कौन से हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। लेड, बिल्कुल, कैडमियम, क्रोमियम, तीनों तीनों पाए जाते हैं, तो इसका हमारा आंसर रहेगा 1, 2, 3 यानी कि सी। 15 आंसर रहेगा सी। 16 क्वेश्चन है, झीलों के सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन हमारे पास है, यह एक मानव प्रेरित प्रक्रिया है और यह प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। सेकंड कथन इसमें दिया गया है कि सुपोषण के लिए प्रमुख संदूषक नाइट्रेट और फॉस्फेट है। तो कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो इसमें केवल 2 सही है कि सुपोषण के लिए प्रमुख संदूषक नाइट्रेट और फॉस्फेट है। 17 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वन्य जीव अभयारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों को मानव गतिविधि पर अत्यधिक प्रतिबंधों के साथ अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। सेकंड है कि वन्य जीव अभयारण्यों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं सुपरिभाषित होती हैं। थर्ड है इसमें कि वन्यजीव अभयारण्यों के विपरीत राष्ट्रीय उद्यानों को केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो उपयुक्त में से कितने सही हैं, कौन से सही है नहीं बताना है, कितने सही है बताना है। तो इसमें हमारे केवल 2 सही हैं। वन और वन्यजीव अभयारण्य की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा वन्यजीव अभयारण्य के विपरीत राष्ट्रीय उद्यानों को केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसमें 1 और 3 सही हैं, यानी 2 कौन कौन से हैं, 1 और 3 केवल 2 हैं, इतना बताना है हमें। तो इसमें केवल 2 सही हैं। 17 का हमारा आंसर रहेगा बी। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, दीमक को मीथेन के आर्द्रभूमि वन्य पशुधन जैसे प्राकृतिक स्रोतों, ज्वालामुखी जैसे भूवैज्ञानिक कारकों में गिना जाता है। दीमक को। सेकंड कथन है कि दीमक की आंत में पाए जाने वाले मिथेनोजेनिक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करने वाले सेलुलोज का विखंडन करते हैं और मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। तो कौन सा सही है ये बताना है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन की सही व्याख्या करता है। कथन 1 की दोनों सही हैं बिल्कुल, और इसमें दीमक की आंत में पाए जाने वाले मिथेनोजेनिक, तो इसमें फर्स्ट ही हमारा सही है कि दोनों के दोनों कथन सही हैं, और जो कथन 2 है वो फर्स्ट की सही से व्याख्या भी करता है। तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। 18 का हमारा आंसर रहेगा ए। 19 क्वेश्चन है, आयनकारी विकिरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें दिया गया है कि इनमें दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली पराबैंगनी विकिरण एक्सरे और गामा किरणें शामिल होती हैं। सेकंड है, नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न विद्युत आवेशित कण परमाणुओं या अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सकते हैं, जिसमें से आयन उत्पन्न होते हैं। कोशिका से गुजरने वाली गामा किरणें डीएनए के समीप विद्यमान जल के अणुओं को आयनित कर सकती हैं, जिससे संभवतः डीएनए विखंडित हो सकता है और जीवित ऊतकों को क्षति पहुंच सकती है। तो कितने सही नहीं है, तो इसमें केवल एक सही नहीं है और वो है सेकंड। आंसर हमारा रहेगा 19 का ए, क्योंकि कितने सही नहीं है, गलत कितने हैं ये बताना है, तो इसमें केवल एक ही कथन गलत है। 20 क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन इसमें दिया गया है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी प्रजाति की एक पीढ़ी अन्य प्रजातियों को विकसित होने की अनुमति दिए बिना उन्हें प्रतिस्थापित कर देती है। गलत है ये।
प्राथमिक अनुक्रमण नवीन रूप से प्रकट होने वाले और पूर्णतः जीवन विहीन क्षेत्रों में होता है। कौन से सही है, कौन सा सही है? तो इसमें सेकंड सही है, क्योंकि फर्स्ट तो गलत है, मैंने बताया आपको। तो 20 का हमारा आंसर रहेगा बी। 21 क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी FLDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये FLDG? यह बैंकों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और ऋण सेवा प्रदाताओं के बीच एक संविदात्मक व्यवस्था है, जिसके तहत LSP बैंकों को यानी ऋण सेवा प्रदाताओं को मुआवजा देने की गारंटी देता है। बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था के तहत केवल एक निश्चित सीमा तक के नुकसान को कवर किया जाता है, ये भी सही है। इसकी एक सीमा होती है कि इस सीमा तक, इस लेवल तक अगर कोई नुकसान होगा तो बैंकों द्वारा जो है इनको कवर किया जाएगा ऋण देकर। डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रदान करने वाली LSP को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध होना चाहिए, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो तीनों के तीनों सही हैं। 21 का हमारा आंसर रहेगा डी। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें कथन दिया गया है कि क्वांटम भौतिकी पदार्थ एवं ऊर्जा के मूलभूत स्तर पर किए जाने वाले अध्ययन को संदर्भित करती है तथा इसका उद्देश्य प्रकृति के मूलभूत निर्माण खंडों के गुणों और व्यवहारों का पता लगाना है। सेकंड इसमें हमारे पास कथन दिया गया है कि क्वांटम प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म अवधि और द्रव्यमान के स्तर पर या तापमान के पूर्णतः शून्य होने पर घटित होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो आंसर हमारा रहेगा सी। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि अधिकांश शाकनाशी स्तनधारियों के लिए विषैले होते हैं। सेकंड है कि शाकनाशी खाद्य जाल में सांद्रित हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो यही बिल्कुल सही है कि कथन दोनों, इसमें दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। जो कथन 2 है वो 1 की सही व्याख्या करता है। 23 का हमारा आंसर रहेगा ए। 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ओजोन परत के क्षरण के संभावित प्रभाव हैं, यानी किन कारणों से ओजोन परत का जो क्षरण होता है उसकी हानि होती है, कौन कौन से प्रभाव हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं कि पादपों की उत्पत्ति और विकास की अवधि में विलंब, ये भी एक प्रभाव हो ओजोन परत क्षरण का। क्षोभ मंडलीय ओजोन में वृद्धि, ये भी सही है। क्षोभ मंडल का सापेक्ष शीतलन, मानवों में मोतियाबिंद की घटनाओं में वृद्धि, बिल्कुल ये भी इसका ओजोन परत के क्षरण का संभावित प्रभाव है। तो इसमें चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। इसका हमारा आंसर रहेगा 1 2 3 4 यानी कि डी। 25 क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन के क्षेत्र को जब प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं होती है, सर्वोत्तम रूप से कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? तब एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन के क्षेत्र को जब प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित ना हो, तो उसको हम कहेंगे इकोक्लाइन। क्या कहेंगे? इकोक्लाइन। 25 का हमारा आंसर रहेगा सी। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मानदंडों का प्रयोग जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करने हेतु किया जाता है? इसमें फर्स्ट दिया गया है प्रजाति समृद्धि का, आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति का, या उच्च स्थानिकता या संकट की आशंका। इनमें से कौन से सही है? सही उत्तर को हमें चुनना है। तो 26 में सही रहेंगे प्रजातीय समृद्धि और उच्च स्थानिकता और संकट की आशंका। 1 3 4 सी में है हमारे, तो 26 का आंसर रहेगा सी। 27 क्वेश्चन है, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से केवल वायुमंडल में ही हो सकता है या समताप मंडल में यह एक शील्ड का निर्माण करती है जो हमें सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। थर्ड है, क्षोभ मंडल में ओजोन नहीं पाई जाती। इसमें से कितने कथन सही हैं? कौन से सही हैं ये नहीं बताना, कितने कथन सही हैं।
तो इसमें केवल एक कथन सही है। 27 का हमारा आंसर रहेगा ए। 28 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल है, किससे संबंधित है ये वॉच पहल? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल किससे संबंधित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO से, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA की, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, या फिर जर्मन वॉच की? तो ये पहल है किसके किसके द्वारा की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा ये पहल की गई है। आंसर रहेगा हमारा ए। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि बहुत छोटे प्राणी बिल्ले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कथन 2 है, छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन की अपेक्षा कम होता है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 के लिए सही व्याख्या करता है? नहीं, ये सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 के लिए सही व्याख्या नहीं है, गलत है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, ये बिल्कुल सही है कि कथन 1 इसमें सही है, बहुत छोटे प्राणी बिरले ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन की अपेक्षा कम होता है, ये गलत है, यानी कथन 2 गलत है, 1 सही है, और ये हमारा दिया गया है सी में। 29 का हमारा आंसर रहेगा सी। 30 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही शब्दावली फोरम शॉपिंग किससे संबंधित है? फोरम शॉपिंग ए हमारे पास है, सबसे अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की आशा में एक विशेष अदालत के चयन का अभ्यास, रोजमर्रा की ग्रोसरी की खरीदारी के लिए साझा डिजिटल मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म। नो, विश्वविद्यालय फोरम जहां छात्र कई टॉपिक और उत्तर पोस्ट कर सकते हैं। नहीं, इसमें हमारा जो आंसर है वो रहेगा ए, सबसे अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की आशा में एक विशेष अदालत के चयन का अभ्यास है फोरम शॉपिंग। 30 आंसर रहेगा ए। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजाति एकरूपता किसी समुदाय में प्रजातियों में प्रचुरता के वितरण का वर्णन करती है। सेकंड है, प्रजाति समृद्धता या प्रचुरता किसी परिभाषित क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की संख्या होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 31 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। 32 क्वेश्चन है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो कितने युग्म इसमें सही हैं वो हमें बताना है। इसमें दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, कितने सही सुमेलित हैं? तो कितने सही सुमेलित हैं हमारे 32 में? केवल 2 सही सुमेलित हैं, एक तो रणथंभौर और एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जी, इसमें 2 सही हैं। इसका हमारा आंसर रहेगा तो किसमें? बी में, तो आंसर रहेगा बी। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। कृषि अपवाह, खुले में शौच, औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन, बाढ़ या न्यूक्लियर रिएक्टरों से शीतलक का निर्वहन। उपरोक्त में से कौन सी प्रक्रियाएं जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायी हुई जल प्रदूषण के लिए? कृषि अपवाह बिल्कुल है, खुले में शौच, इससे भी क्या होता है? जल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन, बाढ़, न्यूक्लियर रिएक्टरों में शीतलक का चार पांचों के पांचों जो है ये जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, यानी 1 2 3 4 5 आंसर रहेगा डी। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जैविक क्षमता पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जैविक क्षमता 1 है, संसाधनों के असीमित होने और पर्यावरणीय दशाओं के आदर्श होने पर वह अधिकतम दर है जिस पर समष्टि में वृद्धि हो सकती है। यही बिल्कुल सही है, जैव क्षमता का जो सर्वोत्तम वर्णन करता है यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। 34 का आंसर रहेगा ए। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD जल निकायों में सुपोषण का एक संकेतक है। बिल्कुल सही बात है।
बीओडी में वृद्धि का तात्पर्य जल निकाय में अत्यधिक अकार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति नहीं। इसे कार्बनिक प्रदूषण नहीं होगा, तो सेकंड इसमें गलत है और फर्स्ट इसमें सही है। तो आंसर हमारा रहेगा केवल एक, यानी कि ए। 36 क्वेश्चन है, पृथ्वी की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दर्ज की गई सभी प्रजातियों में से 70% से अधिक पादप हैं। पृथ्वी की जैव विविधता, ये गलत है। फिर जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है। जंतुओं में कीट बिल्कुल सही है। तो कौन से सही है इसमें? तो केवल 2 सही है। इसमें आंसर रहेगा हमारा बी। 37 क्वेश्चन है, अनिष्ट चतुष्क उपनाम का उपयोग उन प्रमुख कारणों का वर्णन करने हेतु किया जाता है जिनकी वजह से विश्व भर में प्रजातियां तीव्र गति से विलुप्त हो रही हैं। यानी जिनकी वजह से जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं बहुत ही तेजी से, उनके लिए हम अनिष्ट चतुष्क उपनाम का उपयोग करेंगे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण हैं? सीधा सा हमें ये बताना है कि जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण कौन से हैं जो नीचे दिए गए हैं इनमें से। अत्यधिक दोहन, बिल्कुल। पर्यावरण की क्षति और विखंडन, ये भी जैव विविधता के ह्रास का कारण है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सह विलुप्तता, तो चारों के चारों जो है इसमें जैव विविधता के ह्रास के कारण है। आंसर हमारा 37 का रहेगा डी, यानी 1 2 3 4 चारों के चारों सही दिए गए हैं। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सामान्य तौर पर जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रजातियों की विविधता कम होती जाती है। कथन 2 है कि समशीतोष्ण पर्यावरण के विपरीत उष्णकटिबंधीय पर्यावरण अधिक मौसमी और अपेक्षाकृत अप्रत्याशित होते हैं। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 38 में कौन सा सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 के लिए सही व्याख्या करता है? नहीं। कथन 1 और 2 दोनों सही है? नहीं, दोनों ही सही नहीं है, यही बात गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। हाँ बिल्कुल, कथन 2 इसमें गलत दिया गया है, तो आंसर हमारा 38 का रहेगा सी। 39 क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास पृष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। यह पेशेवरों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करती है। कौन से सही है इसमें से? हमें ये बताना है। तो दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल सही हैं और आंसर हमारा 39 का रहेगा सी। 40 क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन ब्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो ग्रेट इंडियन ब्रस्ट से संबंधित हैं? यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक प्रजाति है। गलत। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय की वन्य जीवों के पर्यावास का विकास योजना के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए पहचान की गई प्रजातियों में से एक है। नहीं, एक मिनट, यह पर्यावरण और वन मंत्रालय की वन्य जीवों के पर्यावास का विकास, बिल्कुल, वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के लिए तो इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो यही इसका हमारा आंसर रहेगा। 40 का हमारा आंसर रहेगा सेकंड, यानी कि केवल 2। कितने सही है? एक तो ये 2 वाला सही है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है, ग्रेट इंडियन ब्रस्ट। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें 2 कथन सही है। ये बताना कितने सही हैं? तो 2 कथन सही हैं। 40 का हमारा आंसर रहेगा बी। 41 क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में एसडीजीएस के कार्यान्वयन का समन्वय करता है। यह एसडीजीएस रियो घोषणा के तहत अपनाए गए लक्ष्यों के 17 सेट है। एसडीजीएस इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से जारी किया जाता है। तो कौन से सही नहीं है, गलत कौन से हैं, ये बताना है हमें। 1 2 और 3 तीनों के तीनों इसमें गलत दिए गए हैं। बिल्कुल, तीनों के तीनों गलत है, इसमें एक भी सही नहीं है। 41 का हमारा आंसर रहेगा डी। 44 क्वेश्चन है कि मेट्टूर, एक तरफ सूखती झीलें और एक तरफ दिए गए हैं राज्य। मेट्टूर तमिलनाडु,
कृष्णराज सागर कर्नाटक, नागार्जुन सागर महाराष्ट्र और ईदमालयार केरल। तो इनमें से कितने युगम सही सुमेलित हैं, ये बताना है हमें। तो इसमें 3 युगम सही सुमेलित है। आंसर हमारा रहेगा सी। 43 क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी भी गतिविधि के आधुनिकीकरण या नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी ईसी अनिवार्य कर दी गई है। बिल्कुल सही है। सेकंड है, या कुछ उद्योगों को उनकी परियोजनाओं के निवेश मूल्य के आधार पर EIA आवश्यकताओं से छूट प्रदान करता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों इसमें सही हैं और इसमें सही ही पूछा गया है, तो आंसर रहेगा हमारा सी, यानी 1 और 2 दोनों। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, चट्टान जैसी निर्जीव वस्तुओं की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता। सेकंड इसमें कथन है कि कार्बन डेटिंग कार्बन के कार्बन 12 समस्थानिक के रेडियोधर्मी क्षय पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, सही नहीं है 2, तो ये गलत है हमारा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये भी गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। हाँ, इसमें कथन 2 गलत है, कथन 1 बिल्कुल सही है। तो 44 का हमारा आंसर रहेगा सी। 45 क्वेश्चन है, एंडोसल्फान को कैंसर कारक और तंत्रिका तंत्र एवं आनुवंशिक पदार्थ के लिए हानिकारक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कृषि में उपयोग आने वाले कीटनाशकों में, पुनः उपयोग किए गए प्लास्टिक कंटेनरों में, या फलों को पकाने वाले पदार्थों में, या खाद्य परिरक्षकों में। एंडोसल्फान एंडोसल्फान का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशकों में। हमारा आंसर रहेगा 45 का ए। 46 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवायवीय परिस्थितियां कार्बनिक पदार्थों की अपघटन प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। अपघटन की प्रक्रिया में खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन बनना, खनिजी भवन सहित प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है। तो कौन से सही हैं, ये बताना है इसमें। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, हमारा आंसर रहेगा सी। 47 क्वेश्चन है, यह भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार है। हमें ये बताना है कि किस क्षेत्र के बारे में ये बात कही जा रही है, कि कौन सा है जो क्षेत्र जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है, और किस क्षेत्र के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। भारत के लगभग 2/3 स्थानिक पादप प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, और ग्रिजल्ड स्क्विरल केवल इस क्षेत्र के कुछ वनों में ही पाई जाती हैं। उपयुक्त परिच्छेद में भारत के निम्नलिखित में से किस जैव भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है? किस क्षेत्र के बारे में जो है बातें की जा रही हैं? तो ये बातें की जा रही हैं पश्चिमी घाट के बारे में। 47 का हमारा आंसर रहेगा डी। 48 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को अधिकृत करता है कि भारत के प्रत्येक राज्य को आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सेकंड है, किसी भी राज्य द्वारा संघ के कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या उसके भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। तो कितने सही हैं इनमें से? तो इसमें केवल 2 सही हैं। एक तो है भारत के प्रत्येक राज्य को आंतरिक अशांति सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और एक है किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता है उसके भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। 48 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी केवल 2 सही है। 49 हमारा क्वेश्चन है, ओजोन एक तरफ प्रदूषक दिए गए हैं, एक तरफ स्रोत दिए गए हैं। ओजोन वाहनों से निकलने वाला धुआं, प्लूटोनियम परमाणु रिएक्टर, पारा दंत चिकित्सा उद्योग। तो कितने सही सुमेलित हैं इनमें से, ये बताना है। तो इसमें चारों के चारों तो हैं ही नहीं, चारों कैसे दे दिए? तो तीनों के तीनों इसमें सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला पद
ग्रीन शू ऑप्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेयर बाजार के इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ से। इसका आंसर यही है, शेयर बाजार के इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ से संबंधित है। सुर्खी में रहने वाला पद ग्रीन शू ऑप्शंस। 50 का हमारा आंसर रहेगा ए। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोप्रोस्पेक्टिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 1 इसमें दिया गया है, यह पादपों और जंतुओं की प्रजातियों की खोज है ताकि उनके आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग वाणिज्यिक उत्पादों के उत्पादन में किया जा सके। यह जैविक पदार्थों के अनधिकृत उपयोग को संदर्भित करता है। यह एक बाह्य स्थानीय उपचार तकनीक है जो संदूषित पदार्थों को कम विषाक्त उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। यह एक उपचार तकनीक है जो स्वस्थानीय वायवीय जैविक गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय सूक्ष्मजीवों का उपयोग करती है। तो कौन सा बायोस प्रोस्पेक्टिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है चारों में से? तो 51 का हमारा आंसर रहेगा ए। यह पादपों और जंतुओं की प्रजातियों की खोज है, तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलस मैटर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त प्रदूषकों में से कौन से इस्पात के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित होते हैं? पांचों के पांचों होते हैं इस्पात के उत्पादन के दौरान। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 1 2 3 4 5 यानी डी। 52 का आंसर रहेगा डी। 53 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष NAFCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे पृथ्वी शिखर वार्ता के परिणाम स्वरूप 1992 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसकी राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें केवल 2 सही है, आंसर हमारा रहेगा बी। 54 क्वेश्चन हाल ही में सुर्खियों में रहा गोम्फोनेमा राजगुरूई एक प्रकार का है। क्या है गोम्फोनेमा राजगुरूई? शैवाल या मछली या कछुआ या तितली, किसका एक प्रकार है ये? तो इसका हमारा आंसर रहेगा शैवाल, यानी शैवाल का एक प्रकार है गोम्फोनेमा राजगुरूई। 55 क्वेश्चन है, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों PSCS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंटार्कटिक वायुमंडल की अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु में PSCS का निर्माण आसानी से हो जाता है। PSCS की प्रचुरता के कारण शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका में ओजोन का अवक्षय अधिकतम तीव्रता से होता है। कौन से सही है इसमें ये बताना है। तो इसमें केवल 1 सही है, आंसर हमारा रहेगा ए। 56 क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी खाद्य श्रृंखलाएं स्वपोषी से शुरू होती हैं? नहीं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अप्रद खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह के प्रमुख माध्यम है, क्योंकि इसमें चारण खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से अनुपस्थित होती है, ये भी गलत है। मृतपोषी अप्रद खाद्य श्रृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो मृतपोषी अप्रद खाद्य श्रृंखलाओं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो 56 का हमारा आंसर रहेगा सी। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयुक्त में से कितने यौगिक ओजोन क्षयकारी हैं? कितने यौगिक हैं जो ओजोन को क्षय करते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं, उसका क्षरण करते हैं? तो कितने यौगिक हैं इसमें? इसमें केवल 3 यौगिक हैं। हाइड्रोफ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो, नहीं क्लोरोफ्लोरो नहीं आएगा, हाइड्रोफ्लोरो, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी केवल 3। 57 का हमारा आंसर रहेगा सी। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन प्रच्छादन की विधियां हैं? कार्बन प्रच्छादन की विधियां कौन सी हैं इनमें से ये बताना है। तो महासागरों का लौह निषेचन, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड का भूमिगत अंतःक्षेपण, ये भी कार्बन प्रच्छादन की विधि है। समुद्री शैवाल में वृद्धि, आर्द्र भूमि पुनर्बहाली, तो चारों के चारों विधियां ये हैं, कार्बन प्रच्छादन की विधियां दी हुई हैं। आंसर हमारा रहेगा डी। 59 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आधारभूत अवसंरचना और सामाजिक आर्थिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इसके अंतर्गत परियोजनाओं संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित की जाते हैं। ये सही नहीं है, इसमें कितने सही है बताना है, तो इसमें केवल 2 सही है, 1 और 2। 60 क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें है कि यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन है। सेकंड ऑप्शन है, इसका गठन वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत किया गया था। तो कौन से सही है ये बताना है, तो इसमें केवल 1 सही है। 60 का हमारा आंसर रहेगा ए। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि डेट यानी डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप एक तरह का समझौता है जिसमें कोई ऋणदाता एक विशेष पर्यावरण परियोजना में निवेश करने की कर्जदार की प्रतिबद्धता के बदले में कर्जदार के विदेशी ऋण के एक हिस्से को छोड़ देता है या ऋण की अदायगी से राहत प्रदान करता है। सेकंड, ऐसे समझौतों के कारण कई विकासशील राष्ट्र बढ़ते ऋण के बोझ, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की स्थिति जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। तो कौन से कथन इसमें सही है ये बताना है। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो कथन 2 एक की सही व्याख्या करता है। व्याख्या तो ये करता है लेकिन 2 इसमें सही नहीं है। कथन 1 और 2 दोनों सही है नहीं, इसमें हमारा आंसर रहेगा इसका सी कि कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। 61 का हमारा आंसर रहेगा सी। 62 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक पहल। एशियाई विकास बैंक की किसकी पहल है ये इनोवेटिव फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, किसकी पहल है ये बताना है। एशियाई विकास बैंक की या एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की या वैश्विक पर्यावरण सुविधा की या फिर न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की, किसकी पहल है ये पहल है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की। 62 का हमारा आंसर रहेगा ए। 63 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। तो कौन सा सही है ये बताना है इसमें। तो इसमें हमारा केवल 2 सही है कि यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। 63 का आंसर रहेगा बी। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। 3 माइल आइलैंड, चेरनोबिल, फुकुशिमा। फुकुशिमा पता है कहाँ है? जापान की जगह है। डीप वाटर होराइजन, मैक्सिको की खाड़ी। उपयुक्त स्थानों में से कौन से स्थान परमाणु दुर्घटना से संबंधित हैं? कौन से स्थान पूछा गया है और इसमें हमारे जो कोटा ये दिए गए हैं केवल 1 केवल 2, कितने पूछा गया, कितने स्थान परमाणु दुर्घटना से संबंधित हैं? तो इसमें है 3 स्थान। 64 का आंसर रहेगा सी। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, महासागर का अम्लीकरण प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक है। कथन 2 है कि अम्लीकरण में वृद्धि से कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न होने की दर धीमी हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। कौन सा एक सही है? हाँ ठीक है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं और जो कथन 1 है वो 2 के सही से व्याख्या भी करता है। 65 का हमारा आंसर रहेगा ए। 66 क्वेश्चन है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी महिला स्वयं के लिए या किसी अवयस्क लड़के की ओर से महिला सम्मान खाता खोल सकती है। बिल्कुल सही है। इसमें न्यूनतम निवेश राशि 5,000 रुपया और अधिकतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है। इस योजना से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है।
खाता धारक खाता खोलने की तिथि से पहले वर्ष के बाद शेष राशि का 40% तक निकाल सकता है। इसमें दो कथन सही है, 1 और 3। इसमें पूछा गया है कि कितने कथन सही है, तो केवल दो कथन सही है। आंसर हमारा रहेगा बी। 67 क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से कौन से तंत्र तैयार किए गए हैं? स्वच्छ विकास तंत्र, संयुक्त कार्यान्वयन, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान या फिर अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। कौन से तंत्र तैयार किए गए हैं इनमें से ये बताना है। तो इसमें हमारे आएंगे स्वच्छ विकास तंत्र, संयुक्त कार्यान्वयन और अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, यानी 1, 2 और 4। आंसर हमारा रहेगा सी। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उपयुक्त में से कितने कारक